हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साई बाबा इन्फोटेक। आज का जो हमारा टॉपिक वो बाल विकास है और आज हम करेंगे अध्याय 17 पहुंच चुके हैं हम। और अध्याय 17 की पहले जो भी अध्याय हुए हैं उनमें हमने ये देखा कि जो भी ये सिलेबस है टीटी का वो बाल विकास का है। और यहाँ पर हमने सीखा कि बालक का विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमने देखा शारीरिक विकास देखा, मानसिक विकास देखा, कई सारे प्रयोग देखे, काफी कुछ हमने इस पूरे सिलेबस में कर लिया है। अब आज का जो वीडियो है वो है पूरा बेस्ड अधिगम की कठिनाइयों पर। क्या है अधिगम की कठिनाइयां? कई बार बच्चों को कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण उन्हें पढ़ने लिखने में, समझने में, सीखने में काफी दिक्कतें होती हैं। आपने एक मूवी देखी होगी आमिर खान की तारे जमी पर, जहां पर दरअसल जो कि वो बच्चा रहता है उसको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी रहती है, जहां पर वो शब्दों को समझ ही नहीं पाता है, वो डी और बी में फर्क नहीं कर पाता है, वो फर्क ही नहीं कर पाता है डिस्टेंस में, वो डिस्टेंस को जज नहीं कर पाता है कि दूर कितना है, पास कितना है। इस प्रकार की दिक्कतें जो उस मूवी में दिखाई गई हैं, काफी अच्छी मूवी है। बहुत ही कम मूवीज बॉलीवुड में बनती हैं ऐसी, जहां पर ऐसे कुछ विषय लेकर मूवीज बनाई गई हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम उसको ब्रॉड में देखें कि ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं बालकों को जिससे कारण उन्हें अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखने में दिक्कत होती है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 17 टाइटल है अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर बच्चों को इस प्रकार की बीमारी है या दिक्कतें हैं तो उनकी आवश्यकताएं क्या से क्या हो सकती हैं। तो देखिए, अधिगम संबंधी कई कठिनाइयां होती हैं, जैसे कि श्रवण सुनने में, दृष्टि यानी देखने में, वाक बोलने में, स्वास्थ्य और संवेग आदि कई सारी अस्थायी समस्याएं होती हैं। और अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो ये कठिनाई का समाधान भी हो जाता है। मतलब अधिगम में अगर दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं इन बीमारी के कारण आ रही होगी, ठीक है। और अगर ये बीमारी, ये समस्या का सुधर जाए तो ऑलरेडी जो अधिगम वाली कठिनाई है वो भी समाप्त हो जाती है। अगर देखा जाए कि कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जो बच्चों के सामने उत्पन्न होती हैं, तो वो ये हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिसलेक्सिया के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। डिसलेक्सिया ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने संबंधी विकार बच्चे को हो सकते हैं। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया में बच्चों को लिखने संबंधी विकार होते हैं, लेखन संबंधी, पढ़ने संबंधी, लिखन संबंधी। फिर डिसकैलकुलिया की बात करें तो कैलकुलिया नहीं, कैलकुलस यानी कि मैथ्स की बात हो रही है, तो यहां पर बच्चे का गणितीय कौशल जो होगा, गणितीय कौशल जो होगा वो कम होगा। फिर है डिस्पेक्सिया, और डिस्पेक्सिया की बात करें तो यहां पर बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, चित्रांकन में दिक्कत होती है, चित्रों में जो भी अंकित होता है उसको पढ़ने संबंधी विकार आता है, लिखन में दिक्कत आती है। फिर एक होता है डिस ऑर्थोग्राफी, इसको आप डिस ऑर्थोग्राफिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। वर्तनी संबंधी बीमारी जो होती है वो डिस ऑर्थोग्राफी होती है। फिर बात करें हम नेक्स्ट यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मतलब ऑडियो की बात हो रही है, यानी श्रवण की बात हो रही है। यहाँ पे श्रवण संबंधी विकार जो होते हैं वो आती है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डिसऑर्डर में। फिर अगला है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यानी कि दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। विजुअल से, दृश्य से संबंधित जो विकार होंगे वो इस डिसऑर्डर में आते हैं। सारे के सारे डिसऑर्डर हैं जो कि अधिगम कठिनाइयों जैसे समस्या को पैदा करते हैं। फिर अगला है सेंसरी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे और है इंग्लिश का प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार। इंद्रियों को वो समन्वय ही नहीं कर पाते, एक साथ कैसे सारी इंद्रियों को किसी एक चीज पर लगाना है वो कर ही नहीं पाते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बॉल का, कि तारे जमी पर जो बच्चा था वो बॉल की डिस्टेंस को जज नहीं कर पाता था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब बॉल फेंका गया तो उसकी जो आई थी, उसका जो मन था, उसका जो हैंड था, ये सभी इंद्रियां एक साथ समन्वय करके काम नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई वो जज ही नहीं कर पा रहा था। जब तक वो समझता था कि बॉल उसके पास है तब तक उसके हाथ से चीजें निकल जाती थी, तब तक रेल या ट्रेन छूट जाती थी। मतलब कि सभी इंद्रियों को किस तरीके से एक ही समय पर एक्ट करना है, मतलब मस्तिष्क ने उसको समझा, आंख ने उसको देखा और हाथ के द्वारा आपने क्रिया की, तो ये तीनों चीजें एक ही समय पर होनी चाहिए और वो हो ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसे डिसऑर्डर को आप बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस प्रकार की दिक्कतें उसमें आती हैं। फिर अगला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कि संगठनात्मक सीखने संबंधी विकार। ये आगे इसमें एक और होता है जो कि इस स्लाइड में मिस है। बात करें यहाँ पे इसकी है तो उसे बोलते हैं डिसफैसिया। डिसफैसिया
डिस्फेसिया एक और बीमारी है जो कि वाक क्षमता संबंधी विकार है, बोलने संबंधी दिक्कत जो होती है। तो देखिए, ये जो कठिनाइयां आती हैं कहीं ना कहीं इन डिसऑर्डर्स का आती हैं, और कई बार बच्चों को काफी सफर करना पड़ता है। अभी इन चीजों पर हम काफी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था और इसे बीमारी या डिसऑर्डर माना ही नहीं जाता था। कई बार बच्चे के ऊपर ही थोप दिया जाता था कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बहाने ही कर रहा है। तो वो चीजें एड्रेस नहीं हो पाती थी बालक की। फलस्वरूप होता ये था कि बालक का जो कॉन्फिडेंस है उसका खत्म हो जाता था पूरा, और सिंस वो समझ ही नहीं पा रहा उसके साथ क्या हो रहा है, वो अगर चाहता भी है करना तो नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर फिर एक चिड़चिड़ापन उस चीज को, सब्जेक्ट को लेकर आता है और फिर उससे भागने का प्रयास करता है। तो ये थी कुछ डिसऑर्डर्स जिसके बारे में हमने चर्चा की। कुछ मुख्य डिसऑर्डर्स की हम बात करें, जिसमें सबसे पहला आता है आपका जो अक्षमता वाले बालक रहते हैं उनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले जो बालक आते हैं वो है श्रवण बाधित बालक। श्रवण मतलब जिन्हें सुनने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखिए, श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, जिन्हें कम सुनाई देता है या थोड़ा पार्शियली इससे ग्रसित होते हैं या पूर्ण रूप से बहरे हो सकते हैं। और कई बार जो ये दोष होता है बालकों को वो जन्म से हो सकता है, वो जन्म से हो सकता है। कई बार होता है कि कोई चोट लग गई तो होता है। तो इस कारण से क्या होता है, उन्हें सुनने में दिक्कत होती है, और सुनने में दिक्कत होती है तो जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है उसे प्रॉपर अगर सुन नहीं पाएंगे तो उसे कर नहीं पाएंगे। ये हिंदुओं नहीं है, ये इंद्रियों में। ठीक है, तो स्लाइड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर बात करें श्रवण बाधित बालक की, तो श्रवण बाधित बालक जो है ऐसे बालक होते हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, जिनमें किसी न किसी बीमारी के कारण इन्हें यह रोग होता है। ये प्रकार का रोग है, कई बार चोट के कारण भी होता है। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पांचों इंद्रियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पांचों इंद्रिय मतलब जो आपके नेत्र हैं, जो आपका स्पर्श यानी कि जो आपके हाथ हैं, इसके अलावा बात करें आपके श्रवण यानी कान है, वाक यानी मुंह है जो आपका, ऐसे कुल मिलाकर जो आपका मन है, ये सभी इंद्रियों को एक साथ काम करना होता है, तभी आप सीख सकते हैं कोई चीज। इसके अलावा बात करें कि अगर श्रवण क्षमता की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ कम सुनते हैं, कुछ मंद सुनते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कम सुनते हैं, कुछ पूर्णतः बहरे होते हैं। तो अगर ये कैटेगरी बनाई जाए तो ऐसे कुल 4 कैटेगरी है बच्चों की। सबसे पहला आता है कम श्रवण बाधित बालक, या कम श्रवण बाधिता कह सकते हैं आप इसको, मंद श्रवण बाधिता कह सकते हैं इसको, गंभीर श्रवण बाधिता और पूर्णतया श्रवण बाधिता आप इसे कह सकते हैं। कम श्रवण बाधिता की अगर हम बात करें, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस। माइल्ड हियरिंग लॉस, कम यानी कि हो जाएगा आपका माइल्ड हियरिंग लॉस। सबसे पहले चर्चा करें कम श्रवण बाधित की। तो देखिए, कम श्रवण बाधित जो बालक होते हैं उनकी जो उनको जो दिक्कत होती है उसमें सबसे पहले दिक्कत तो ये होती है कि उनको 27 से 40 डीबी की श्रवण बाधिता होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 27 से 40 डेसिबल, डीबी मतलब कि डेसिबल, ऑडियो का मेजरमेंट है ये। 27 से 40 डीबी की श्रवण बाधिता इनको होती है। कम श्रवण बाधित बालक सामान्य स्तर की बातचीत को तो सुन लेते हैं, सामान्य स्तर की जो भी आप बातचीत करेंगे उनको सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप उस स्तर से नीचे बात करेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, वो नहीं सुन पाएंगे। इनकी जो श्रवण बाधिता होती है 27 से 40 डेसिबल होती है, और सामान्य बातचीत सुन लेते हैं, लेकिन यदि आप धीरे से बात करेंगे तो उसको ये नहीं सुन पाएंगे। ऐसे बालक आते हैं कम श्रवण बाधित में। सेकंड आता है आपका मंद श्रवण बाधिता, यानी कि मॉडरेट हियरिंग लॉस। मॉडरेट हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं इनकी जो श्रवण शक्ति का जो उनका नुकसान होता है, ऐसे बालक जो कि मंद श्रवण बाधिता में आते हैं, तो ऐसे बच्चों की श्रवण शक्ति में 40 डेसिबल यानी कि 40 डेसिबल से 55 डेसिबल, 55 डेसिबल, 55 डेसिबल तक की इनकी श्रवण शक्ति का नुकसान हो जाता है या होता है। तो सामान्य वार्तालाप सुनने में भी इनको दिक्कत होती है, और ऐसे बच्चों को सुनने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर ये सामान्य बातचीत भी सुनने में इनको दिक्कत होती है, धीरे तो चलिए छोड़िए, लेकिन सामान्य बातचीत सुनने में भी इनको दिक्कत होती है, यंत्र का प्रयोग करते हैं ऐसे बालक। थर्ड आता है गंभीर श्रवण बाधिता यानी कि सीवियर हियरिंग लॉस। ऐसे बालकों की जो श्रवण शक्ति का नुकसान होता है वो 55 डेसिबल यानी 55 डेसिबल से लेकर 70 डेसिबल तक होता है। 55 से 70 डेसिबल तक होता है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, तक होता है। और काफी ऊंचा बोलने पर ही सुनते हैं ये, काफी ऊंचा आपको बोलना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा कि वो बहुत ऊंचा सुनता है, तो वहां पर
ऐसे लोगों को सीवियर हियरिंग लॉस होता है, मतलब बहुत ऊंचा बोलने पर ही सुनाई देता है। और ऐसे इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। फिर अंत में आता है आपका पूर्णतया श्रवण बाधित, यानी कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रवण जो बाधित है, गंभीर श्रवण बाधित जो है, वो 70 डेसिबल तक नुकसान होता है। पूर्णतः की अगर बात करें तो 70 डेसिबल से लेकर 90 डेसिबल तक इनकी श्रवण बाधिता होती है। इनको सुनने में शक्ति जो होती है इनकी कम होती है, इससे अधिक भी हो सकती है, 90 डेसिबल से अधिक भी हो सकती है। और ऐसे प्रकार के ऐसे जो बच्चे होते हैं वो भी श्रवण यंत्र का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्राय डीफ इन्हीं को ही कहा जाता है, जो बधिर बालक होते हैं, जो बधिर होते हैं, या जिन्हें इंग्लिश में डीफ कहा जाता है, वो इन्हें ही कहा जाता है। और इन बच्चों को विशेष प्रकार के ध्यान की आवश्यकता होती है, इन पर विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। श्रवण जो बाधित बालक है इन पर हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा ना हो और आपकी कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जल्दी इसके दूसरे पार्ट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करें, और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके अपडेट्स, नोटिफिकेशन और उनके क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा मोटो है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वालिटी क्लासेस सभी एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड कराएं, और उसके लिए हम बिल्कुल कमिटेड हैं। आपके हर एक डाउट भी हम क्लियर करेंगे। यदि आपको कोई वीडियो चाहिए, यदि आपको कोई पर्टिकुलर क्लास चाहिए, यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें या आप हमें मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।